Hello students, this is the ninth part of Unit 1, some basic concepts of chemistry. Last lecture में we were discussing about the laws of chemical combinations, okay? And जो last law हमने discuss किया था, it was the Gay-Lussac's law. So now let's continue. So this is the fifth law, that is the Avogadro's law. Now according to Avogadro, what he proposed was that when equal volume of gases at the same temperature and pressure conditions should contain equal number of molecules. जब gases का volume equal है मतलब same है, जब gases का जो volume है वो same है and conditions कैसी है वो भी same है. किसकी conditions? temperature और pressure की. ठीक है, जब gases का volume same है with this temperature and pressure condition वो भी similar है, तब जो number of molecules होंगे ना वो भी same ही होंगे. Like here we have an example of hydrogen oxygen giving water. So if we consider the reaction of hydrogen oxygen to produce water, we see that two volumes of hydrogen combine with one volume of oxygen to give two volumes of water without leaving any unreacted oxygen. अब यहाँ पे आप देखो हम जो H2O का इक्वेशन लिखते हैं, yes. So over here we have two volumes of hydrogen, है कि नहीं, कोएफिशिएंट 2 है. सो टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन जब कंबाइन कर रहा है वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, ओके. सो जब टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो वो क्या देता है, टू वॉल्यूम्स ऑफ H2O देता है. एंड इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस एग्जैक्टली सिमिलर है तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इफ़ वी हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 2x, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे 2x है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हो गए. जब वॉल्यूम 2 था हाइड्रोजन का तब ऑक्सीजन का वॉल्यूम था उसका हाफ, दैट इज़ 1. तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2x है तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, x, राइट, हाफ हो जाएगा. एंड सिमिलरली फॉर वाटर, अगर जब 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 था तब 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O मिल रहा था, तो अगर 2x है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो H2O के भी कितने हो जाएंगे, 2x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है कि नहीं. Let's take another example. Now suppose we have two containers. Okay. अब suppose इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1 लीटर और इस कंटेनर का भी 1 लीटर का वॉल्यूम है. अब इस फर्स्ट वाले कंटेनर में, मैं इसे फर्स्ट लिख देती हूँ एंड दिस सेकेंड. फर्स्ट वाले कंटेनर में सपोज हमने H2 गैस रखी, ओके, H2 गैस इसमें फिल की. अब ये 1 लीटर का है तो इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर हो गया. एंड इस सेकेंड कंटेनर में हमने O2 गैस भरी, ओके, तो यहाँ पे O2 को फिल कर देंगे. सो इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर्स है तो ये हो जाएगा ओवरऑल 1 लीटर. अब इन दोनों की जो कंडीशंस है ना टेम्परेचर और प्रेशर की वो हमने सेम रखी है, ओके. द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस आर सेम. अब यहाँ पे जब 1 लीटर वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस सिमिलर है इस दूसरे कंटेनर के साथ, तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो गए, सपोज़ यहाँ पे है हमारे पास कुछ 200 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उतने ही हमें यहाँ पे मिलेंगे. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम सेम है एंड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस आर सिमिलर. सो एवोगैड्रोस लॉ हमें यही चीज़ बताता है कि जब वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, गैसेस आप कोई भी लो, चाहे मैं ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लूँ या फिर अमोनिया गैस ले लूँ या कुछ भी गैसेस आप कोई भी लो, जब तक वॉल्यूम सेम है विद दीज कंडीशंस टेम्परेचर एंड प्रेशर तब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे, ओके. सो हम इससे इस वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनली लिख सकते हैं, राइट. वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स. So under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. So this is about the Avogadro's law. The next topic is Dalton's atomic theory. In 1808, John Dalton ने publish किया a new system of chemical philosophy, जिसके अंदर इन्होंने कुछ postulates propose किए. अब ये जो postulates थे ये एक तरह का justification था जो laws of chemical combinations थे ना उनके लिए. सो डाल्टन ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, लेट्स सी देम वन बाय वन. सबसे पहला जो पॉस्टुलेट था दैट इज़ मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. मतलब इनके पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग
मैटर जो है वो बहुत ही छोटे इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स का बना है एंड इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया एटम्स. सो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम. यहाँ पे इनडिविजिबल इसका मतलब कि आगे हम जिसे डिवाइड नहीं कर सकते. सो पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि मैटर जो है वो इनडिविजिबल एटम्स का बना है. नेक्स्ट पॉस्टुलेट, दैट इज द सेकेंड वन, is all the atoms of given elements have identical properties including identical mass. Atoms of different elements differ in mass. मतलब अगर सेम एलिमेंट है, जैसे अगर ये कोई एलिमेंट है एंड इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, अब इन सारे एटम्स को अगर हम सबको डील ना करें, किसी एक को अगर मैं लेके स्टडी करूँ, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, इसका जो शेप होगा, इसका जो साइज़ होगा, वो सारी चीज़ें बाकी सबसे भी सेम रहेगी, बिकॉज एलिमेंट तो वही है ना, सेम एलिमेंट ही है. सो किसी भी गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे ना, कितने भी सारे एटम्स हो, ये सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी. चाहे वो शेप हो गया, मास हो गया, साइज़ हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, कुछ भी. ठीक है. एंड अगर एलिमेंट अलग है तो ऑब्वियसली एटम भी अलग होगा, तो इट विल डिफर इन मास. दिस वॉज द सेकेंड पॉस्टुलेट कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, मतलब चाहे वो मास हो गया, शेप हो गया, एवरीथिंग. एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास. The third postulate is that compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में, तब कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. ये था थर्ड पॉस्टुलेट. फोर्थ पॉस्टुलेट इज दैट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. मतलब केमिकल रिएक्शंस जो है ना, इनके अंदर कॉम्बिनेशन होगा, सेपरेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, एक तरह का रीऑर्गेनाइजेशन होगा एटम्स का. इन्हें हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. सो दीज वर दी 4 postulates ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब ये पॉस्टुलेट्स पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहे, मतलब इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. सो लेट्स सी द लिमिटेशंस. नाउ द फर्स्ट लिमिटेशन दैट वाज कि ये जो थ्योरी थी, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास, बट बाय वॉल्यूम वाले केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. सो दैट बिकेम द फर्स्ट लिमिटेशन कि इट कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास, बट बाय वॉल्यूम वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई. सेकेंड जो लिमिटेशन बनी वो थी कि इस थियोरी ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि वाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, देन डिफरेंट साइज, डिफरेंट वैलेंसीज. ये सब चीज़ें अलग क्यों है. मतलब जो एटम है अलग अलग एलिमेंट्स का, उनके अलग अलग होने की वजह क्या थी, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों अलग थी, उनका मास क्यों अलग था, साइज़ क्यों अलग था. तो दैट वाज द सेकेंड लिमिटेशन, दैट वाई एटम्स of different elements have different mass, then size, etc. Okay, ये था second limitation, that why atoms of different elements have different mass, sizes, etc. Then जो third limitation बनी, that was कि it could not explain how and why atoms of different elements combine with each other to form compounds or molecules. मतलब क्यों और कैसे जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए. सो दैट बिकेम द थर्ड लिमिटेशन, दैट हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट elements combine with each other to form compounds or molecules. That became the third limitation. ठीक है, हाउ एंड वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल. देन कुछ और भी लिमिटेशंस थी, जैसे ये उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो कौन सा फोर्स है नेचर में जो इन चीज़ों को आपस में बाइंड करके रखता है, एटम्स को आपस में बाइंड करके रखने वाला नेचर में कौन सा फोर्स है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. देन प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड. सो ये कुछ लिमिटेशंस थी.
डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी की। अब इस थियोरी के बाद केम दी मॉडर्न एटॉमिक थियोरी। नाउ इस थियोरी ने, दैट इज़ मॉडर्न एटॉमिक थियोरी ने और बेटर एक्सप्लेनेशन दिया। सो मॉडर्न एटॉमिक थियोरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो पहला इनका पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट क्या, वो एक मॉडिफिकेशन था डाल्टन्स थियोरी का। डाल्टन ने जो पोस्टुलेट दिए ना, उन्हीं पोस्टुलेट्स को मॉडर्न एटॉमिक थियोरी ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया कि देखो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। सो जो पहला मॉडिफिकेशन था मॉडर्न थियोरी का, दैट वाज कि डाल्टन ने जो कहा कि एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज़ इनडिविजिबल, राइट। दैट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट इन डाल्टन्स थियोरी। सो मॉडर्न एटॉमिक थियोरी ने क्या बताया कि एटम जो है ना, वो अकेला नहीं है अपने परिवार में, उसका भी आगे एक छोटा सा परिवार है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, देन प्रोटॉन्स मिलते हैं, देन न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। सो एटम ऐसा नहीं है कि इनसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, देन सेकेंड जो मॉडिफिकेशन दिया, दैट वाज कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के, ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना भी रहे। मतलब डाल्टन ने बताया था कि अगर सेम एलिमेंट है ना, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हो गए, कितने भी एटम्स हो गए, आप किसी भी एटम को उठाओ तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी ना, वो आइडेंटिकल होगी बाकी सबसे। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। ये चीज़ बताई मॉडर्न थियोरी ने। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, क्लोरीन है सपोज। ओके, क्लोरीन है। अब इस क्लोरीन में हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के एटम्स मिलते हैं क्लोरीन में। एक का एटॉमिक मास है 35 एंड दूसरे का एटॉमिक मास है 37। ठीक है, सो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया, दैट वाज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में शायद आप लोगों ने लोअर क्लासेस में कुछ पढ़ा हो। तो आइसोटोप्स आर व्हाट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच पोजेस डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, एलिमेंट वही है, एटम्स भी वही है, बट क्या है कि उसमें मास अलग हो जाता है। जैसे हम कार्बन के केस में भी देखते हैं, C12, C13, इस तरीके से ये आगे आएगा आपको आइसोटोप्स के बारे में। सो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ये चीज़ को मॉडिफाई किया कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के, ज़रूरी नहीं है कि सारे रिस्पेक्ट में सेम ही हो, ऐसा हो सकता है कि दे मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके, विद द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। एंड यहाँ पे आइसोटोप्स की बात हुई कि आइसोटोप्स में ऐसा देखा जाता है कि सेम ही एलिमेंट का एटम है, बट उसका जो एटॉमिक मास है ना, वो अलग हो। जैसे क्लोरीन के केस में हम देखते हैं, एक जगह में 35 मिलता है तो एक जगह 37 मिलता है। नाउ जो थर्ड मॉडिफिकेशन था, दैट वाज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज़। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना, ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में, उनके आपस में एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज सेम हो। जैसे देर आर सर्टेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनमें सेम रिलेटिव मासेस देखे जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले कैल्शियम का, तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड दूसरी तरफ लेते हैं आर्गन। कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास है अबाउट 40 एंड आर्गन जो है इसका भी अबाउट 40 mu मिलता है हमें। सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो पूरी तरह अलग है, बिकॉज भाई ये तो है कैल्शियम और ये आर्गन है। भले ही इनका मास इज़ सेम, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर एंटायरली डिफरेंट। सो ऐसे जो एटम्स है जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स में हमें सेम मास मिल रहा है, उनको नाम दिया आइसोबार्स। ठीक है, कौन सा बार, आइसोबार। ओके, इसके पहले था आइसोटोप्स एंड दिस केम आइसोबार। सो दैट वाज द थर्ड मॉडिफिकेशन कि जो अलग एलिमेंट्स के एटम है ना, ऐसा हो सकता है शायद कि आपस में उनके बीच एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेम मिल जाए। सो उसमें एग्जांपल लिया कैल्शियम का और आर्गन का, कि आर्गन के केस में हम देखते हैं 40 मास और कैल्शियम के केस में भी 40 मास देखने को मिलता है। बट ये दोनों एलिमेंट्स तो एकदम अलग है, कैल्शियम कहाँ और आर्गन कहाँ। सो भले ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है, बट इनका जो मास मिलता है एटॉमिक मास, दैट इज सेम, दैट इज अराउंड 40। ओके, सो इनको नाम दिया आइसोबार्स। नाउ फोर्थ मॉडिफिकेशन, दैट वाज एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। मतलब एटम भले ही आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, बट स्टिल अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात आती है तो एटम ही है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होके वहाँ पे पार्टिसिपेशन लेता है। सो एटम इज द smallest unit which takes part
in chemical reaction. ओके, सो दिस बिकेम द फोर्थ मॉडिफिकेशन कि एटम भले ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कंसिस्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, बट स्टिल अगर केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने की बात है तो वो एटम से ही होता है. सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो मॉडिफाई की गई बाय मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एटम्स. वेल, अब तक हम काफ़ी कुछ बोल चुके हैं एटम्स के बारे में कि इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड एक्सेट्रा. अब एटम क्या है, हम कैसे समझे इस चीज़ को. तो सपोज़ हमारे पास एक ब्लॉक है गोल्ड का. वेल, आई नो सोना इतना सस्ता नहीं है, बट एक ब्लॉक लेते हैं गोल्ड का. अब इस ब्लॉक को सपोज़ अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम और छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं. इफ़ वी ब्रेक दिस इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, इतना छोटा कि एक लेवल आएगा जिसके बाद हम उसे और ब्रेक करें ना तो हम उसे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाएंगे. ओके, तो हमने उसे उतना छोटा कर दिया कि विल नॉट बी एबल टू सी इट विदाउट माइक्रोस्कोप. अब इसके बाद भी सपोज़ इतना का था तो हमने इसे इतना कर दिया, ठीक है. अब इतना करने पर भी अगर हम इसे और भी आगे फर्दर ब्रेक करते जाए, एक ऐसा स्टेज आएगा, एक अल्टीमेट स्टेज आएगा जहाँ पे इस पार्टिकल को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है. अब इससे आगे आप इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे तो वो जो स्टेज आया ना, वहीं पे हमें मिल रहा है एटम. ओके, सो एटम क्या हो गया. एटम जो है, इट इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसे हम एटम कहते हैं. सो आप किसी भी चीज़ को लो, चाहे वो गोल्ड हो गया या कॉपर हो गया, किसी में भी जब उसे डिवाइड करते करते, छोटा करते 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 एक स्टेज ऐसा आया जिसके आगे हम उसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो उस पोर्शन पे हमें मिल रहा है एटम. Okay, so that becomes atom, the smallest particle of an element which may or may not have an independent existence. So that was atoms. Now molecules की बात करें. So molecule के लिए अगर हम बोले तो जिस तरीके से, so that was atoms. Now molecules की बात करें तो जिस तरीके से किसी एलिमेंट का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है दैट इज़ एटम, उसी तरह किसी कंपाउंड का जो अल्टीमेट पार्टिकल होगा दैट इज़ मोलिक्यूल. ओके, सो दैट इज़ अबाउट मोलिक्यूल्स. एंड इन चीज़ों को हम इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं. सो मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, उसे हम मोलिक्यूल बोल सकते हैं. नाउ मोलिक्यूल्स में भी हमें दो अलग टाइप्स मिलती है. पहला है होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स एंड दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब इनके नाम से ही पता चलता है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमो मीन्स सेम, राइट. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स. कैसे एलिमेंट्स, सेम वाले. जैसे एग्जाम्पल हो गया H2, देन N2, देन O2, इस तरीके के सेम वाले. एंड दूसरी तरफ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होगी, द मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, लाइक H2O, देन अमोनिया ले सकते हैं, फिर CO2 हो गया, डिफरेंट वाले. ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो में सेम वाले, जैसे H2, N2, O2, मतलब मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स. एंड दूसरी तरफ हेटेरो एटॉमिक में मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. एग्जांपल H2O, NH3, देन अमोनिया हो गया, HCl हो गया, मीथेन हो गया, ये सारे.